पहला सर क्वेश्चन मेरा यही होगा कि स्टॉक होता क्या है। मुकेश अंबानी पे ट्रस्ट कर लो कि भैया लो अंबानी साहब आपकी कंपनी में हमें रिलायंस में लगा दिया, तो ये कंपनियां तो बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाएंगी। कि जैसे स्टॉक हमने एक कंपनी से खरीदा तो इसको पब्लिक को कैसे फायदा होता है कि यार अंबानी ये कर रहा है, मोदी जी के साथ उसकी दोस्ती है, ये प्रोडक्ट ला रहा है, आगे जाके ये बनेगा, प्लानिंग, उसको सोच के आप इन्वेस्टमेंट को, उसके कहते हैं स्पेकुलेशन करीबन। अपने ये जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे लूडो हो गई और ये ताश वाला जो गेम होता है वो हो गए, इन सब में पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, एक दिन में इतना कमा लेते हैं, इस तरीके से बहुत चल रहा है आजकल। इसकी तरफ देखो ही ना, बर्बाद होना है तो देखो। स्टॉक मार्केट ना कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो उसमें लोग ना डर जाते हैं। वो स्टॉक मार्केट कैसे गिरती है? मोदी जी इलेक्शन जीते थे पिछले साल, कम सीटें आई थी, 5000 पॉइंट इंडेक्स एकदम से डाउन हो गया था। हाँ, वही क्या उसी था? टाइम की बात बता रही मैं आपको। फियर। तो फियर जो है ना मार्केट के शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे कैसे जाती है? फियर के कारण। छोटी कंपनी है क्या वो भी स्टॉक्स अपना मतलब दे सकती हैं, सेल कर सकती हैं? तो स्टॉक में अगर एक साल इंतजार कर लो तो 6 नहीं 16, 18, 20, 25% रिटर्न आता है आपको। जो नॉर्मली अगर हम सिर्फ देख के स्टॉक लगाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसी कौन सी कंपनी है जिसपे आंख बंद करके भी लगाएं तो फायदा ही देने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है जीएस पाजी, स्टॉक मार्केट के मास्टरमाइंड। आपको स्टॉक के बारे में जो भी जानना है, उनकी खुद की एक चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और उनके डीपली जा सकते हो। हमने इस वीडियो में बहुत बेसिक बातें की हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से इस पे आप काम कर सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जिस पाजी बहुत छोटे शहर और परिवार से निकल कर के आज वो करोड़ों बना रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हो। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए है। नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लक्ष्मी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आज हम स्टॉक पे बात करने वाले हैं और मैं ना स्टॉक को बचपन से जब से 12th से पास हुई तब से क्यूरियोसिटी है कि स्टॉक क्या होता है, कैसे लगाते हैं पैसे, कैसे इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं, ये सब जानने की क्यूरियोसिटी बहुत थी, हमेशा से है। और आज जब आपके साथ मौका मिला बात करने की तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टॉक के बारे में बात करने के लिए। तो पहला सर क्वेश्चन मेरा यही होगा कि स्टॉक होता क्या है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी चांस। तो मैं ना बेसिक्स से शुरू करूँगा, जो कि जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता शेयर्स के बारे में। तो ऐसा होता है कि जैसे आप एक बिज़नेस करना चाहती हैं और आपके पास 6 करोड़ रुपया है आपके पास, लेकिन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं पैसे बाकी 4 करोड़ लेने के। एक तरीका तो ये है कि आप बैंक से ले लें। बैंक से जब आप 4 करोड़ लेंगे तो उसका ब्याज देना पड़ेगा आपको, फ्री तो देते नहीं हैं। या फिर आप रिश्तेदारी में दोस्त यारों से उधार मांगेंगे, वो मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है, और फिर भी उनका प्रेशर रहता है। तो तीसरा तरीका होता है आप 4 करोड़ रुपया पब्लिक से लें, अपना प्रोजेक्ट पब्लिक को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि भैया ये मेरा प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स बनेंगे, उसका प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं आप, और 6 करोड़ आप डाल रहे हैं, 4 करोड़ आप पब्लिक इशू निकाल देते हैं, उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे कहते हैं। तो आप पब्लिक के लिए शेयर होल्डिंग दे दो कि मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ आप। तो कोई लोग, हज़ारों लोग, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेके आप उसका पब्लिक इशू निकाल देते हो। तो 10 रुपये का शेयर है, वो 10 में आप कंपनी का शेयर लोगों को देते हो। तो लोग आपकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो अगर अच्छा समझते हैं कि यार ये इनका हिस्ट्री क्या है, किस काम में लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट उसमें अप्लाई कर देते हैं कि मेरे को 200 शेयर, 400 शेयर, जिसको भी 2000, 4000, 5000। तो आपके सैकड़ों हज़ारों लोग जो है ना मिलके 4 करोड़ रुपए आपको दे देते हैं। वो 4 करोड़ रुपए आपको मिल गया। अब उसकी कंपनी की होगी 10 करोड़ की इक्विटी, उसका 60% आपके पास है और 40% पब्लिक के पास है। उस पैसे का जो पब्लिक से आपने 4 करोड़ लिया, उसका एक भी पैसा आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है, कोई उसका आपको खर्चा नहीं पड़ रहा, और फ्री के पैसे आपके पास आ गए। और दूसरा, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में फिर वो लिस्ट हो जाती है, फिर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हो। फिर जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है, उसमें प्रॉफिट आता है, उसकी प्रोग्रेस होती है, एक्सपेंड करते हो आप, तो फिर उसका शेयर लोग जो हैं जिन्होंने नहीं पहले ओरिजिनली लिया, तो वो भी जो भी ले सकता है, जो भी आदमी हो ले सकता है, खरीद सकता है स्टॉक को या बेच सकता है। आप अपने 60% स्टॉक है वो भी खरीद बेच सकते हैं। जिन्होंने लोगों ने 4 करोड़ रुपये आपको दिया वो भी अपने स्टॉक्स जो हैं वो खरीद बेच सकते हैं।
जब भी चाहें स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर आपकी कंपनी का थोड़ा सा अच्छा चल रहा है तो वो 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, जिस हिसाब से आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा। एक याद रखिए, स्टॉक जो है जब लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, उसका प्राइस जो बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। सीधा सीधा सिंपल बात है ना, कि आपकी कंपनी का 10 वाला शेयर को 15 में क्यों लेगा? उसको लगेगा यार अच्छी कंपनी चला रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा होगा, तो फिर इससे आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। तो 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है। जितनी जितनी कंपनी चलती जाती है, बढ़ती जाती है, लाख रुपया भी शेयर का भाव हो सकता है। जितनी कंपनी बढ़ती जाएगी आपकी, उसको कहते हैं कि वो शेयर होल्डर्स, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं, उनकी मर्जी है, रखना रखें, बेचे ना बेचे, तो उनके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं। अब कोई सवाल इसके बारे में आपको यहाँ तक जो मैंने बताया अगर हो तो मेरा ये है कि जैसे स्टॉक हमने एक कंपनी से खरीदा, तो इसको पब्लिक को कैसे फ़ायदा होता है? अच्छा, कंपनी को तो चाहिए था, जैसे आपने मुझे बताया कि उनको 10 करोड़ का बिजनेस है, उसके पास 6 करोड़ है, 4 करोड़ उसे चाहिए, 4 करोड़ उसे पब्लिक ने दे दिया, तो वो 4 करोड़ जो पब्लिक ने उसे दिया है, उससे उसने स्टॉक का अपना उसने काम शुरू कर दिया, तो पब्लिक को कैसे फ़ायदा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। पब्लिक को 2-3 तरह से फ़ायदा होते हैं। एक तो जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है ना, जैसे आपने 10 करोड़ की कंपनी लगाई, उसका प्रॉफिट आ रहा है, हर साल प्रॉफिट आ रहा है जी, तो उस प्रॉफिट को आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, 40% जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आप कहते हो कि हर साल हमने इतना कमाया, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि भैया हमने इतना पैसा कमाया साल के एंड में, लो जी ये आप 200-200, 300-300 रुपये बांट देते हैं उनको, शेयर होल्डर्स को। तो वो उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड के रूप में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा, तो जिसने 10 में लिया अगर 12 का हो गया, उनका 20% साल में अगर 12 हो गया तो 20% उनका रिटर्न आ गया। मोस्टली लोग डिविडेंड के लिए नहीं स्टॉक्स लेते। अच्छा, डिविडेंड तो बहुत कम कंपनियां देती हैं और डिविडेंड मैटर भी नहीं करता बहुत, तो मैटर करता है कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे आपको मैं बताऊं कि आपने एक फ्लैट लेते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करनी प्रॉपर्टी में, आपने फ्लैट ले लिया, तो फ्लैट किस लिए लेते हो आप? कि फ्लैट की कीमत बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा प्रॉफिट क्या हो सकता है? उसमें किराएदार रख दो, ठीक है ना, तो किराया आपको आता रहेगा, प्लस उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। इसी तरह से स्टॉक्स जो है उसका डिविडेंड आता रहता है, प्लस उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहती है। और अब आप ये पूछेंगी कि प्राइस बढ़ता क्यों है? बढ़ता प्राइस इसीलिए है कि कंपनी प्रॉफिट दिखाती है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। आपने 10 करोड़ की कंपनी लगाई थी शुरू में, ठीक है, अब 2 साल बीत गए, अब आपके कंपनी के 6 ब्रांचें हो गई, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। अब उस कंपनी को अगर आप बेचने जाएं बाजार में तो 30 करोड़ की बिकती है वो उसकी वैल्यू। तो मार्केट जो है ना, ये जो लोग हैं, एनालिस्ट हैं, ये उसकी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन लगाते रहते हैं, उसके हिसाब से आपके शेयर का भाव बढ़ता रहता है कि भैया इसकी 30 करोड़ की कीमत है, तो इसका मतलब 10 करोड़ का 30 बन गया, तो शेयर आपका 10 वाला जो है 30 का भाव हो जाएगा। मार्केट वैल्यू के हिसाब से है ना जी, जैसे आपका फ्लैट है तो बढ़ गया तो उस हिसाब से कीमत हो जाती है उसकी। तो लोगों को तो 15 में जिसने लिया उसका 30 हो गया, जिसने 10 में लिया था उसका 30 हो गया। अब नुकसान कैसे होता है कि जैसे आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, 30 का भाव हो गया, 1 साल या 6 महीने कंपनी आपकी ने प्रॉफिट नहीं दिखाए, कहीं आपकी ब्रांच बंद हो गई या आपका कोई एम्प्लॉई छोड़ गया, किसी भी कारणवश आपकी कंपनी थोड़ा प्रॉफिट कम दिखाया, ये लॉस में आ गई, तो शेयर का भाव 30 से 25 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो जिसने 30 में लिया था वो 22 हो गया। लेकिन जिस आदमी को पता, यही स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे इवेल्यूएट करते हो कंपनी को, आप उसकी बैलेंस शीट देखते हो कि भैया इसका क्या बिजनेस था। अच्छा, शेयर खरीद, अगला आपका क्वेश्चन होना चाहिए था भाई शेयर कैसे खरीदें किसी कंपनी का, तो उसमें आप उसकी बैलेंस शीट देखते हो कि उसका साल हर 3 महीने के बाद हर कंपनी को अपने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सेल्स है, जो भी सारे फिगर्स जो हैं सेबी को देने पड़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ते हैं, ये सेबी का रूल है। तो आप उसकी सारी अकाउंट को चेक कर सकते हैं अगर आप में समझ आए। लेकिन बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपकी कंपनी के स्टॉक उसको बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, उस हिसाब से उसकी रेटिंग दे देते हैं कि इसकी रेटिंग बाय है, होल्ड है, सेल है। तो एनालिस्ट का ये काम है, तो आप उनको देख सकते हो या खुद स्टडी कर सकते हो आप, उस हिसाब से कंपनी के भाव बढ़ते या कम होते रहते हैं। सर, तो ये जो आपने बोला स्टॉक कैसे खरीदना है, ये वाला चीज़ एक बार फिर से उस पर ही आती हूँ। तो एक बात बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस कंपनी, आपने ये बोला कि उसका निकालते हैं डाटा, उसको देख करके आप कर लो,
पर एक जनरली बंदा उतना मेरे ख्याल से नहीं घुसता होगा, अगर घुसेगा भी तो शायद उसको पता होगा इसलिए घुसेगा। जो नॉर्मली अगर हम सिर्फ देख के स्टॉक लगाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसी कौन सी कंपनी है जिसपे आंख बंद करके भी लगाएं तो फ़ायदा ही देने वाली है? जी, उसका 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको समझ नहीं है स्टॉक्स की तो आप खुद नहीं एनालिस कर सकते कि ये शेयर बढ़ेगा कम होगा, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दो। अच्छा। उनका ये काम है, वो कंपनीज को स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो आपके बिहाफ के आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड कहते हैं, म्यूचुअल फंड मीन टुगेदर लोगों का फंड। आपने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, उनके पास सपोज 100 करोड़ रुपए आ गया, उन्होंने 100 करोड़ के शेयर्स लेने हैं मार्केट से, तो वो शेयर्स लेने हैं जो वो समझते हैं। उनकी तो टीम है, वो तो एनालाइज कर लेगी स्टॉक को, उसकी बैलेंस शीट भी पढ़ लेगी कि ये स्टॉक अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, तो वो उनको ले लेगी आपके बिहाफ पे। तो जो अच्छी मैनेजमेंट है उसकी म्यूचुअल फंड की, वो ज़्यादा रिटर्न ले लेगी। दूसरी कंपनी है, उसके अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट कमज़ोर हैं तो वो कम रिटर्न लेंगे। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनमें लगा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट से इनडायरेक्ट प्रॉफिट आपको आ सकता है। अगर आप खुद से स्टडी कर सकते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक्स की नॉलेज, उसका न्यूज़ देखना पड़ेगा कि भैया इसका न्यूज़ क्या चल रहा है। अच्छा, अभी मतलब यू हैव टू बी इन टच विद फाइनेंशियल मार्केट्स कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, किस सेक्टर, जैसे डिफेंस सेक्टर है, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो डिफेंस सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो ये आप थोड़ा सा मार्केट में जब रहोगे ना तो आपको जो भी न्यूज़ मार्केट के रिलेटेड आते रहते हैं, ऐसे चैनल्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, इंटरनेट पे भी आप न्यूज़ देख सकते, याहू फाइनेंस ये वो, तो आप उन पे मार्केट प्लेस है तो उनको आप स्टडी करो, तो अपने आप आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है कि यार ये कंपनी का ये न्यूज़ आ रहा है, ये इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है। कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं आप कि भैया जैसे अब अंबानी साहब हैं, तो अंबानी साहब के ऊपर तो ट्रस्ट है भाई, पिछले 40 सालों से उन्होंने कंपनी उनकी ग्रो करी है। आपको अगर नहीं समझ आती, म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगाना चाहते, अपनी रिसर्च भी नहीं करना चाहते, तो फिर ये टॉप की कंपनियों को पैसा दे दो, मुकेश अंबानी पे ट्रस्ट कर लो कि भैया लो अंबानी साहब आपकी कंपनी में हमें रिलायंस में लगा दिया, तो ये कंपनियां तो बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाएंगी। जैसे आपको नहीं अगर मालूम, अमेरिका में, मैं अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ही काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ के एग्जांपल दे दिया करूँगा। जैसे एप्पल कंपनी है, तो आपको पता है एप्पल का आईफोन चल रहा है यार, सारे खरीदते हैं, जब भी आता है फटाफट, हाँ। तो आप एप्पल की कंपनी में स्टॉक्स लगा दें। एक बात चली तो एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि अगर 2006-07 में एप्पल का पहला फ़ोन आया था, हाँ। शायद 5 में आया था, आई मे बी रॉन्ग ईयर टू, 5 या 6 में आया था, हाँ, इसी के हाँ जी। तो पहला आईफोन जो आया था तो उस समय डॉलर्स में लो तो $700 के आसपास वो फ़ोन था, तो 60,000 के करीब इंडिया का लगा लो आप। तो अगर आप लगाओ कि 60,000 रुपये के करीब था, तो अगर आपने उस एप्पल का आईफोन ना लिया होता, ठीक है, ना लिया होता, तो वो आपने 60,000 रुपया एप्पल के स्टॉक में लगा दिया होता, स्टॉक उसका शेयर खरीद लिया होता, तो आज आप अंदाजा लगाइए कितने पैसे होते हैं आपके। एप्पल का फ़ोन जो है आज वो मिट्टी है, उसका कोई भाव नहीं है, उसको आप 10 रुपये में भी बेचोगे, कौन लेता है उस पुराने फ़ोन को। आईफोन 4 छोटा सा होता था, लेकिन उसका शेयर जो है उसने 60,000 रुपये अगर आपने लगा दिए, उसका क्या आज की रेट में कीमत होगी, अंदाज़ा लगाइए। बहुत होगी सर, फिर भी अंदाजा कुछ फिगर, अंदाजा तो 60,000 का, क्योंकि मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता है। फिर भी ऐसे जैसे फ़ोन की आप उस टाइम बोल रहे हो 60 की थी, अभी तो 2-2 लाख 3-3 लाख की फ़ोन ही आ रही है। हाँ जी, 2 लाख का तो फ़ोन ही आ रहा है। नहीं, उसके शेयर की बात कर रहा हूँ, फ़ोन को तो हाँ, शेयर। मतलब एक चीज़ मैं वो बताना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हो उस टाइम पे 60 का फ़ोन आता तो हमने वो 60 का, अब तो फ़ोन ही इतना महंगा है तो स्टॉक तो उसका बहुत आसमान छू रहा होगा, है ना। तो चलो अंदाजा आपने नहीं लगाना चाहते, मैं बता दूं, आपका 60,000 रुपये लगभग 150 करोड़ रुपया हो जाता। तो अगर आप फ़ोन की बजाय वही पैसे उसके स्टॉक में लगा देते, शायद मैं कम कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली और बड़ा प्राइस उसका, तो 150 करोड़ से ऊपर आपका पैसा होता 60,000 का, 150 करोड़, कम नहीं होते। तो इस तरह से स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। जिसने एप्पल को पहचान लिया, एनवीडिया कंपनी है, अमेज़ॉन, एनवीडिया, कल तक ये 20-20 रुपये के शेयर घूमते थे 4-5 साल 6 साल पहले। जिसने स्टडी करी, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्फोसिस कंपनी है ना, 10,000 रुपये से शुरू हुई थी, आज 3 लाख करोड़ की कंपनी है। 10,000 रुपये उसकी वाइफ ने, इन्फोसिस के चेयरमैन को वाइफ ने दिया था कि आपके बिजनेस कर लो, ये 10,000 रुपया ले लो, 10,000 रुपया, आज 3 लाख करोड़ है। उसके ड्राइवर भी 100-150 करोड़ के मालिक हैं, जो कार चलाते थे ना इन्फोसिस में, क्योंकि उनको शेयर्स मिलते थे। तो ये शेयर मार्केट की ताकत है। हर इंसान को, आपके जो ऑडियंस हैं,
मैं तो कहता हूँ हर इंसान को आज की डेट में समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई आदमी सीख सकता तो आप भी सीख सकते हैं। Yes. क्यों नहीं? उसके ऊपर स्टडी करो और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी अकल से करो। जितना रिटर्न स्टॉक मार्केट में है ना जी, कहीं नहीं है। मैं 37 साल से स्टॉक मार्केट का काम कर रहा हूँ। तो पहले शुरू में तो चलो इंडिया में करता था मैं, फिर मैं 2000 सन में अमेरिका चला गया, वहाँ की स्टॉक मार्केट में मतलब पिछले कुछ सालों से इतना पैसा, मतलब ऐसे होता है भाई, ऐसे पैसा ऐसे, क्योंकि आपको समझ आ जाती है जिस स्टॉक को देख। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ना, जो सियाने डॉक्टर हैं, जो पुराने बूढ़े हो चुके हैं, वो आपको एक सवाल पूछते हैं, अच्छा क्या आप बताते हो, वो मेरे ना पेट में दर्द, मेरी 2 मिनट में अंदाजा लगा ले आपको बीमारी क्या है। हाँ। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे, जितना आप टाइम दोगे, जितनी स्टडी करोगे, जितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, तो आप अंधाधुंध पैसा बना सकते हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में बना, इतना पैसा और किसी जगह नहीं बनेगा। इवन धीरू भाई अंबानी जो हैं, उन्होंने जिन्होंने रिलायंस शुरू की थी, वो अगर आज कंपनी की कीमत लगाएं, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने स्टॉक्स, उनका जो शेयर है उनका अपना 51% होल्डिंग है उनकी रिलायंस की, मुकेश अंबानी की, उसके स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? इतना उन्होंने प्रॉफिट कंपनी में नहीं कमाया जितनी उनकी स्टॉक की वैल्यू है। तो सही टॉपिक पे आपने ये पॉडकास्ट किया है, तो मैं आगे चल के और आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये बहुत ही मतलब मज़ेदार था सच में। अगर हमें ये चीज़ किसी ने गाइड की होती या फिर पता होता, तो अगर उस टाइम पे आप वो 60,000 का फ़ोन लेके जो दिखा रहे हो कूल बन के, सचा तो अभी करोड़पति कहाँ होते आप, है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा, कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हमने अभी, जैसे अभी जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, अगर आज ही उन्होंने पैसा लगाना सोचा कि ठीक है स्टडी करके थोड़े दिन में हम पैसा लगा देते हैं, तो क्या कमाई तुरंत हो जाती है क्या इससे? ये भी भ्रम है, लोगों को लगता है, जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे तो अभी बहुत अमीर होते, तो लोगों को ये लगता है कि हम तुरंत ही हो जाएंगे, ऐसा भी है क्या? तुरंत भी हो जाते हैं? स्टॉक मार्केट में ना काम करना डायरेक्ट, एक तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो गया, वो मैंने बताया कि आप नहीं कर रहे, आप किसी को पैसा देते आप लगा लो। लेकिन जब अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, उसके सिनारियोज बताता हूँ आपको। एक होता है ट्रेडिंग करना, स्टॉक्स को ट्रेड करना। जैसे आपने फ्लैट की बात की, प्रॉपर्टी में कई लोग ऐसा करते हैं कि फ्लैट लिया और उसको बेच दिया, महीने में 2 महीने में बेच दिया, जो प्रॉफिट आया जेब में डाल दिया। ये होगी ट्रेडिंग, स्टॉक को ट्रेड करना। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक किसी ने फ्लैट लिया 10 साल के लिए छोड़ दिया, 10 साल बाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होती है, ऊपर भी और नीचे भी, कभी ज़्यादा कमाई हो जाती है, कभी कम, कभी नुकसान भी हो सकता है। आपने फ्लैट लिया 1 करोड़ का, अगले महीने ही आपको बेचना है, तो हो सकता है 95 का बिके, तो आप 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है आपको, बेच देते हो आप। इसी तरह से स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेते हो, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि 1988 में मैंने शुरू किया था, ठीक है, शेयरों का काम। तो मैंने अपने वाइफ के जेवर बेच के, हमारी ताजी शादी हुई थी, तो 2 महीने के बाद ही अपनी वाइफ के जेवर मैंने लिए। मैंने कहा बेच, 14 तोले 15 तोले सोना था हमारा उस टाइम। तो हमने वो बेच के, मैंने तो रिलायंस का, धीरू भाई अंबानी का रिलायंस का इशू आया था 1988 में, उसमें लगा दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से उनको कहा था, मैंने कहा यार पैसे डबल हो जाएंगे, आपको मैं ना 15 तोले के बजाय 30 तोले सोना बना दूंगा। खैर ये अलग बात है, 30 तोले मैं कभी नहीं बना के दे पाया उसको। लेकिन अगर वो जो पैसा उसमें रिलायंस पेट्रोलियम में मैंने लगाया था, अगर वैसा का वैसा ही रखा होता, उस समय था 3500 रुपये का तोला सोना, 3500 रुपये का 10 ग्राम, आज वो 1 लाख रुपए का 10 ग्राम है। तो मैं उसी पैसे से अगर कुछ ना किया होता, जो रिलायंस के मैंने शेयर लिए थे वैसे के वैसे ही रखे होते, तो आज मैं कम से कम 400 तोले सोना बना के दे सकता था उसको, उसी पैसे से। तो क्या आपने उसे तुरंत बेच दिया था? जो मैंने तो लेके बेच दिया, और ट्रेडिंग शुरू था ना, मैं 25 साल का था, तो वहाँ ये सब गलती करते होंगे ना सर? हाँ जी, तो वही मैं बताने जा रहा था कि ट्रेडिंग जो है ना, इंडिया में अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जो लोग सुन रहे हैं सोचें कि ट्रेडिंग, अब स्टॉक मार्केट में जाएंगे, जाते ही ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग होता है जुआ, प्योर जुआ। उसका होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं शेयर खरीदने के, लेकिन आप, उन्होंने ऐसे सिस्टम बना रखे होते, फ्यूचर्स बनाए हुए हैं, ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि आपके पास पैसा तो नहीं है शेयर खरीदने का। अब 10,000 रुपये का शेयर है, आपको कहते हैं 10,000 का शेयर नहीं, आप ऐसा करो 1,000 रुपये लगा लो, या तो आपका बढ़ जाएगा तो 1,000 का 1,500 बन जाएगा, वरना 1,000 आपके गए।
ठीक है ना, लॉटरी जैसी होती है। हाँ। आप लॉटरी डाल लेते हो, हाँ। तो लॉटरी निकल गई तो आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितनी भी लॉटरी आपने डाली मिल गया। वरना आपके जो लॉटरी 10 रुपए की या 20 रुपए की लॉटरी ली तो 10-20 तो गए ना आपके। तो लोग ये कर रहे हैं। 90% यंग बच्चे जो है ना, मेरा मिशन यही है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, मेरा चैनल है GS पाजी के नाम से, तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मेरा मिशन यही है कि मुझे लोगों को बताना है, क्योंकि मैं सारे उस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे ये बताना है कि भैया ये जो करते हो आप ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये जुआ खेलते हो, इसमें 93% लोग लूज कर रहे हैं, सिर्फ 7% कमा रहे हैं वो बड़े खिलाड़ी जो हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स। ठीक है, तो आप ये काम मत करो। करना है तो इन्वेस्टमेंट करो, डे ट्रेडिंग मत करो। तो स्टॉक मार्केट में जैसे आपने पूछा कि लेते ही बढ़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन भी यही था मेरा, क्योंकि ना आजकल लोग ना क्विक चाहते हैं, हर चीज उन्हें फास्ट चाहिए, उनको वेट नहीं है किसी चीज का, इस वजह से वो नुकसान भी बहुत झेलते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते नहीं ना, देख रहे, वो सोच रहे हैं ये एक्चुअल में वो जुआ ही लेकर के खेल। अब एफडी करते हो आप, तो साल इंतजार करते हो ना, साल की एफडी करी, सही बात है, तो 6% 7% कितना इंटरेस्ट आता है आपको, तो इंतजार करते हो 6% के लिए। तो स्टॉक में अगर 1 साल इंतजार कर लो तो 6 का नहीं 16 18 20 25% रिटर्न आता है आपको। आप क्यों नहीं वेट करते, आप चाहते हो तुरंत बेनिफिट हो। तो वो जुआ होता है कसिनो में, क्योंकि मैंने 15 साल जुआ कसिनो में काम किया है। तो कसिनो की में जो प्रवृत्ति होती है ना, लोगों को पैसा लगाया, साथ के साथ प्रॉफिट आ गया, लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया। तो वो चीज़ गलत है। हम स्टॉक मार्केट को जुए की तरह ले रहे हैं, जुआ ही चल रहा है यहाँ स्टॉक मार्केट में। सही बात है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है कि ज़्यादातर लोग जो है ना इसको जुआ समझ जुए की तरह चल रहे हैं। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट है तो एक तरह से जुआ ही, क्योंकि आप 60,000 रुपए का 150 करोड़ कहाँ और बना सकते हो। जैसे मैंने एप्पल की एग्जांपल दी, तो स्टॉक मार्केट नहीं बन सकता ना। तो इसके लिए आपका जो रिस्क है वो है, क्योंकि रिवार्ड बहुत है, रिवार्ड बहुत बड़ा है, उसके लिए फिर रिस्क आपको थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो ये स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन, एक होती है स्पेकुलेशन, एक होता है गैम्बलिंग। 2 वर्ड्स में अगर आप डिफरेंस समझें, गैम्बलिंग होती है कि आपका जो लगाया गया, स्पेकुलेशन होती है कि आप एंटीसिपेट करो कि यार अंबानी ये कर रहा है, मोदी जी के साथ उसकी दोस्ती है, ये प्रोडक्ट ला रहा है, आगे जाके ये बनेगा, वो प्लानिंग, उसको सोच के आप इन्वेस्टमेंट को, उसके कहते हैं स्पेकुलेशन करी मैंने। गोल्ड है, आपको लगता है यार गोल्ड, ये मैरिज का सीज़न आ रहा है तो गोल्ड की बहुत डिमांड है, ये है वो है, तो आप गोल्ड लेते हो 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख हो जाता है, वो आप स्पेकुलेट कर रहे हो। स्पेकुलेशन इज ओके इन स्टॉक मार्केट, बट नॉट गैम्बलिंग, नॉट गैम्बलिंग एट ऑल। गैम्बलिंग में आप कभी नहीं पैसा कमा सकते, कोई पैसा नहीं कमा सकता गैम्बलिंग में। स्टॉक मार्केट की डे ट्रेडिंग में मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आज कमा लिया आपने, होता क्या है, 5,000 रुपये लेके वो ब्रोकर के पास आते हैं। ब्रोकर तो चाहेगा, क्योंकि उनकी कमीशन होती है, वो चाहेगा आप खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, ठीक है, जितनी आप ट्रेडिंग करोगे उतनी उसको कमीशन आ रही है। अच्छा, 5,000 का आपने 10 बना लिया 2 घंटे में, अरे वाह क्या बात है, 10,000 5,000 बन गया। अपना काम धंधा छोड़ के कहीं और से 10,000 लेके अगले दिन फिर 5,000 बन गया, 10,000 बन गया। यार मैं तो ऐसे ही नौकरी करता था, वहाँ पे 2,000 रुपये रोज़ का बनता था मेरा, यहाँ तो 5,000 रुपये 10 मिनट में बन गया। करना भी कुछ नहीं है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है। वो फिर तीसरे दिन चौथे दिन वो लाख रुपये हारेगा, एक दिन उधार लेके, इधर उधर से लेके। तो एंड रिजल्ट जो है ना इस गैम्बलिंग का अंडा है, गोल, आपने हार नहीं हारना है। आप उसमें झांसे में मत आओ। आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये चाहिए कि इसको गैम्बलिंग के तौर पे मत लें, वही पैसा लगाएं जो पैसा आप स्पेयर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी बचत है, अगर 20,000 कमाते हो आप, 2,000 बचाते हो, 2,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा दो और इंतजार करो। एक आपको सुना होगा आपने SIP, हाँ SIP, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसे कहते हैं कि आप 2,000 रुपये की SIP करा दो, हर महीने की 1 तारीख आपको सैलरी आती है, 2,000 रुपये आपकी सैलरी में से निकल के वो शेयर खरीद लेगा, अगले महीने फिर खरीद लेगा, अगले महीने फिर खरीद लेगा। 20-30 साल के बाद कंपाउंडिंग हो के आपके वंडर्स बन जाते हैं, करोड़पति हर आदमी बन सकता है। सर आपने बहुत सही बात बोली, और आज मैं ये इसको समझ पा रही हूँ ना, तो और क्यूरियोसिटी बढ़ गई जानने की, और सीरियसली बहुत ईजिली समझाया आपने, बहुत ही सही समझ में आया। हम लोग सच में ये गलती कर रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट को बहुत ऐसे जुए की तरह ही हम सोच रहे हैं कि हमारा, अच्छा लोग ये भी पेशेंस नहीं रख रहे कि अगर मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो पूरा 20,000 ना लगाऊं या पूरा एक्स्ट्रा पैसा ना लगाऊं, मैं अपनी बचत की चीज़ लगाऊं। लोग सोच रहे हैं ये पूरा लगा दूंगा अगले महीने तो मैं अमीर। बिल्कुल, लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं
जिसमें से शायद एक मैं भी होंगी, और उसके चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। जबकि ये पूरा समुंदर है, उसमें अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो बहुत मछलियाँ मिलेंगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बट यही होगा मेरा कि स्टॉक मार्केट ना कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो उसमें लोग ना डर जाते हैं। तो जैसे मैं भी खुद भी डर गई थी, अभी बीच में स्टॉक मार्केट गिर गया था तो मैंने पैसे निकाल लिए उसमें से। तो ये सही होता है कि कभी ऊपर गया तो हम खुश हो जाते हैं तो भी निकाल लेते हैं, जब नीचे आया कि भाई गिर रहा है मार्केट लगातार 2-3 बार गिर गया तो हम डर जाते हैं कि अरे यार और नीचे ना चले जाए, पता चले मैंने 10,000 किया है 2,000 रुपये बच रहे हैं, तो जैसे ही वो 8 पे आता है हम निकाल लेते हैं। वो सही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट। स्टॉक मार्केट 2 चीज़ों पे चलती है। एक तो फंडामेंटल्स तो हो गए ना कि कंपनी का प्रॉफिट, ये वो तो अलग बात है, लेकिन इमोशंस क्या है? फियर और ग्रीड, 2 चीज़ों से स्टॉक मार्केट चलती है, फियर एंड ग्रीड, लालच और डर। डर जो है ना वो स्टॉक मार्केट कैसे गिरती है? मोदी जी इलेक्शन जीते थे पिछले साल, कम सीटें आई थी, 5,000 पॉइंट इंडेक्स एकदम से डाउन हो गया था। हाँ, क्या था? टाइम की बात बता रही मैं आपको। फियर। तो फियर जो है ना मार्केट के शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे कैसे जाती है? फियर के कारण। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि नीचे जाते हैं तो भेज देते हैं, जैसे आपने कहा डर के भेज देते हैं। वही तो टाइम होता है खरीदने का। जो घाघ लोग हैं ना, सियाने लोग, जब अब मैं उनको अपने आप को भी गिन लेता हूँ, ट्रंप ने पीछे टैरिफ लगाए थे अप्रैल में, मार्केट सारी नीचे गिर गई थी। तो मैं आपको अपना बताऊं कि मैं 25 पैसे, 100 रुपये है ना मेरे पास, तो 25 रुपये मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ एट एनी गिवन टाइम। 75 रुपये कैश होते हैं मेरे पास हर टाइम पे। कभी भी मैंने 25 से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करता। इन मौक़ों के लिए इंतज़ार करता हूँ मैं। जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाई अप्रैल में, शेयर थोड़ा नीचे गिरे, तो मैंने 25 में से उठा के 25 और लगा दिए, 50 पैसे तक मैं ले गया, मैंने और इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि मुझे पता था दिस एन अपॉर्चुनिटी। जो नीचे आती चीज़ उसकी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके शहर में जैसे फ्लैट की बात दोबारा से लेता हूँ, आपने करोड़ रुपए का फ्लैट चल रहा है, ले रहे हैं लोग। अरे भैया कोई ऐसा बात हो गई शहर में, कोई गड़बड़ हो गई, कोई इलेक्शन का चक्कर हो गया, कोई पाकिस्तान से युद्ध का चक्कर हो गया, तो वो फ्लैट आपका 80 लाख का आ जाता है। आप इंतजार तो कर रहे थे कि यार ये 80 का आए तो मैं लूँगा, अब 80 का आ गया, लेकिन आपको डराने वाले बहुत हो गए, डर लग गया, ओ यार 70 का ना रह जाए, 60 का ना रह जाए। उस डर को मारना है नंबर 1। अगर कमाना है तो फियर के ऊपर ओवरकम करना है, उसके बाद ग्रीड के ऊपर भी ओवरकम करना है। ग्रीड भी स्टॉक मार्केट को ख़राब करती है। ग्रीड कैसे? कि आप शेयर कोई आप 100 रुपये की वर्थ समझते हो, फ्लैट है जैसे 1 करोड़ वाला है, तो अगर उसका 1.25 करोड़ हो गया, मार्केट में बहुत तेजी आ गई, आपको ग्रीड होता है कि यार पिछले महीने 1.10 था, उससे पिछले 1 करोड़ था, अब 1.25 है, चलो ऐसा करता हूँ मैं कि पैसे इधर से लेता हूँ या बयाना दे देता हूँ, 2 लाख रुपए बयाना दे के आपने 1.25 करोड़ के 4 फ्लैट बुक करा दिए, ठीक है। अगर उसका भाव रह गया 1 करोड़, तो आपकी कैपेसिटी तो है नहीं थी 4 फ्लैट खरीदने की, लेकिन आपने ग्रीड के चक्कर में ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्टॉक्स में ऐसा करते हैं लोग कि लीवरेज मिल जाती है कि आपके पास 100 शेयर के पैसे हैं, आप 400 शेयर खरीद सकते हो। ये जो ब्रोकर्स हैं वो आपको लीवरेज दे देते हैं, आप फिर वहाँ बर्बाद होते हो। वो होगी ग्रीड। ग्रीड और फियर 2 चीज़ें स्टॉक मार्केट को मूव करती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना है, इमोशंस के कंट्रोल। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतने सालों से काम कर रहा था, लेकिन पिछले 5 साल 6 साल से मैंने एक्चुअल, पहले मेरे को नॉलेज भी थी, पैसा भी था मेरे पास, सब कुछ था, लेकिन मैं पैसे इतने नहीं बना पा रहा था। 5-6 साल पहले तक इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था मेरा। अच्छा। प्रॉफिट जरा सा हुआ मैंने निकल जाना है, जब नीचे जाना है डर के बेच देना है, वही जो जैसे गलती हम लोग यही गलतियां करते हैं। लेकिन वो टाइम होता है खरीदने का, जब डिप होता है, चीज़ सस्ती मिल रही है, तो सस्ती चीज़ को खरीदना चाहिए या नहीं, बेचना तो नहीं चाहिए। नहीं। मैं इसको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। 2008 में, शायद आप बहुत छोटी थी, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में, अमेरिका से शुरू हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। वहाँ पे हाउसिंग मार्केट का क्रैश हुआ था अमेरिका में, हाउसिंग घर जो है। तो मैंने अपना पहला घर वहाँ पे 2008 में लिया था अपना। मैं पहले किराए पे रहता था, फिर मैंने अपना पहला प्राइमरी रेजिडेंस तब खरीदा 2008 में। 2008 में जो 5 लाख वाला घर है ना जी, वो 1,40,000-1,30,000 का रह गया था। लोग अपने घरों को ऐसे ही सामान ट्रक में डाला चले गए, घर खाली छोड़ के चले गए, बैंक ले लो अपना घर। हम तो क्योंकि 5 का लिया उन्होंने, 1.5 लाख का रह गया, तो लोन उनका उसके 5 लाख वाले घर के ऊपर उनका 4.5 लाख का लोन है। तो उनको क्या फ़ायदा उसकी पेमेंट करने का? वो कहते हैं हम छोड़ो परे इसको, दूसरा घर ले लेंगे, 1,50 का दूसरा ले लो।
तो हज़ारों घर वहाँ पे खाली छोड़ के बैंकों के पास आ गए थे। बैंकों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उस समय मैंने 4 प्रॉपर्टियाँ ली, घर लिए 1.5 लाख वाले। मेरे को सब ने रोका कि तू पागल है, तू इस समय घर ले रहा है, लोग तो बेच रहे हैं। इवन रियल एस्टेट एजेंट मेरे साथी दोस्त थे, वो कह रहे थे यार इज इट अ टाइम टू बाय? नो, मैंने कहा ऐसा है, दिस इज़ अ टाइम टू बाय। मैं जब कहता यार जब बढ़ेगा, मैंने कहा जब बढ़ेगा ना, तुम खरीद रहे होगे तब मैं आपको बेचूंगा। तो वो 3-4 साल के अंदर अंदर वो घर 3 गुना हो गए, 3 लाख के 3.5, मैं 3.5 के आसपास उसको, अब फिर 5 लाख के वापस हो चुका है वो जो 1.5 लाख के घर थे। तो मेरा मतलब कहने का ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब मार्केट गिरती है तो आपने जैसे कहा कि मैंने डर के बेच गई, तो वो डर को काबू करना है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपके पास पैसे हैं, डिप कहते हैं जिसको, डिप में आप बाई करो, और जब ऊपर थोड़ा सा जाए तो निकल जाओ। आप बेचो भी उसको, ये नहीं कि कोई शेयर आपका 100 का 200 हो गया तो ग्रीड फिर क्यों करनी है भैया। आपके डबल हो गए 6 महीने में, साल में पैसे, निकल जाओ, बेच दो उसको, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर मौका आएगा, क्योंकि शेयर तो ऊपर नीचे आते रहते हैं। हाँ। फिर दोबारा मौका देगा। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है आप 60 और 80 के बीच में कोई शेयर चल रहा है, आप 60 के पास आता है तो ले लो, 80 के नज़दीक जाता है तो बेच दो, उस रेंज में चलता है वो शेयर, वो तो ट्रेडिंग हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, आपने उसको लेके 5 साल के लिए छोड़ दिया, जैसे आप यंग हो, आपके बच्चों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो यार बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आप तो कोई शेयर लेके 10 साल 20 साल के लिए अच्छा शेयर लेके छोड़ दो, वो आपको इतनी दौलत दे देगा, इतनी दौलत दे जाएगा कि आपसे संभलेगी नहीं। तो इसलिए फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। सर आपने बहुत कमाल की बात बताई। थैंक यू जी। हाँ, ये मुझे भी था, आपको जैसे मैंने बताया, मैंने तो निकाल लिया था, मैं तो डर गई थी, मैंने कहा यार कहीं और कम ना हो जाए ये। अच्छा 10 लगाया, 8 भी मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी फ़ायदा ठीक है, इतना भी ठीक है, और नहीं कम होना चाहिए। बट ये सच बोल रहे हो आप, अगर हम अब भी ये टाइम पे अपनी जो बचत है, बेसिकली हम पूरी बचत पे ही बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा पैसा लगा दीजिए अपना, हम कह रहे हैं आपका जो बचत है उसको लगाइए। जो आप अलग चीज़ें करते हैं, सोचते हैं ये बिज़नेस खोल लेता हूँ, इससे अमीर बन जाऊँगा, अच्छा इसमें पैसा लगा देता हूँ, इससे अमीर बन जाऊँगा, गोल्ड खरीद लेता हूँ, वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। सही कह रही हूँ ना सर? ठीक कह रहे हो आप इन सब चीज़ों में लगाओ और थोड़े दिन भूल जाओ तो आपको अच्छा रिटर्न देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि स्टॉक क्या होता है, कैसे उसमें पैसा लगाना होता है, किस तरीके से डरना नहीं है। और हमें ये, मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि जब नीचे गिरे ना तब लगा दो, तो मैंने कहा क्या बेवकूफ़ बना रहा है, जब नीचे गिरेगा तब लगाऊंगी तो क्या ही फ़ायदा होगा। बट आपने इसको बहुत क्लियर, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया ना, आपने इतने अच्छे से क्लियर किया, अब समझ में आया कि नीचे लगाएंगे। सच्चाई है कि जब सस्ता था, आज से पहले सोना कितना सस्ता था, तब जिन्होंने खरीदा होगा अभी वो कितने प्रॉफिट में होंगे, है ना। तो आपने ये बिल्कुल बहुत तरीके से हमें समझाया और हमें बहुत अच्छा भी लगा। सर नेक्स्ट जो है ना, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो छोटी कंपनीज हैं क्या वो भी स्टॉक्स अपना मतलब दे सकती हैं, सेल कर सकती हैं? या इसके जवाब से पहले मैं आपके पिछले वाले बात पे आ जाऊँ कि ना, जैसे कंपनी गिर गई, शेयर गिर गए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस भी रहना जरूरी होता है कि आप जैसे 10 कंपनियां हैं, मार्केट तो ठीक चल रही है, एक स्टॉक कंपनी का जैसे येस बैंक का आपने सुना होगा 300 350 का भाव था, वो गिर रहा वो 10 रुपये रह गया, 15 रुपये का रह गया। तो आप उसको अगर स्टडी करना भी जरूरी है स्टॉक मार्केट को, हर गिरने वाली चीज़ जो है ना वो खरीदने के काबिल नहीं होती। तो आपको यहाँ पे नॉलेज भी चाहिए थोड़ी सी कि भैया ये क्यों गिर रहा है। सारी मार्केट तो ठीक है, अगर तो सारी मार्केट गिर रही है और आपका स्टॉक कोई गिर रहा है तो अंडरस्टैंडेबल, क्यों मार्केट ही पूरी गिर रही है, इंडेक्स गिर रहा है, तो आपके साथ वो जैसे सारे शहर के फ्लैट्स की कीमत गिर रही हो तो आपके फ्लैट की भी करोड़ से 90 लाख रह गई, तो आप समझ सकते हैं कि यार सारे शहर की गिर रही है, जब बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर सारे शहर के फ्लैट 1.25 करोड़ के हो गए, आपका फ्लैट 90 का रह गया, 85 का रह गया, बाहर कोई नहीं, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे कोई पुल बनने वाला है, कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है कि उसका हालात अच्छे नहीं है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कॉशियस के लिए कि हर गिरने वाली चीज़ को नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ कि आपने कहा कि छोटी कंपनी भी स्टॉक्स लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकती है, छोटी से छोटी कंपनी भी अपना इशू निकाल सकती है। मिनिमम तो एक लिमिट होती है, मुझे नहीं पता इंडिया की क्या लिमिट है। अब हमारे ज़माने में 10 लाख शेयर हुए करते थे, अब पता नहीं कितने हैं, तो मेरे को इंडिया की मार्केट की टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है क्योंकि मैं काम नहीं करता इंडिया की मार्केट में। तो
लेकिन छोटी से छोटी कंपनी भी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकती है, अपना शेयर फ्लोट कर सकती है और लिस्ट कर सकती है। ऐसी कुछ कंपनीज जो आप बताओ कि हाँ ये बेस्ट है और आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रो करेंगी, तो आप उसमें स्टॉक लगा सकते हो। एक तो जो सेबी है ना यहाँ पे, वो अलाउड नहीं करती कि किसी शेयर का नाम लेना उचित तो किसी के लिए। अमेरिका में है, अमेरिका में हम अमेरिकन कंपनियों का मैं सारा नाम ले देता हूँ आपको खरीदने के लिए, लेकिन इंडिया की कंपनियों में सेबी अलाउ नहीं करती कि आप किसी शेयर को रिकमेंड करें खरीदने या बेचने के लिए। तो बाकी मैं एक बात फिर भी आपके नज़रिए से जो कंपनीज अच्छी हो, सेक्टर बता सकता हूँ हाँ, कि ये वाला सेक्टर। तो सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ अभी आईटी सेक्टर बहुत इंडिया का बढ़ चुका है। इन्फोसिस हुआ है, विप्रो हुई, ये कंपनियां जो है काफ़ी बढ़ चुकी हैं जी। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि 10-10 लोगों का काम एक मशीन करेगी, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर खर्च किया उन्होंने। तो हमारी इंडिया की इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये क्या करती हैं? ये ह्यूमंस प्रोवाइड करती हैं अमेरिकन कंपनीज़ को काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उनके लिए हमारे लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं उनके, ठीक है ना। तो उस सर्विस को उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्फोसिस की सारी कमाई आप देख लो अमेरिका से है, उनकी 60% कमाई अमेरिका से है और 20% के करीब यूरोप से है। तो आप फ्यूचर में आईटी के खिलाफ हूँ मैं, आईटी में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डिटेल में जितना मर्जी मैं जा सकता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन आईटी कंपनीज का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं है, और मार्केट ऑलरेडी नोज अबाउट इट। इसीलिए जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये कंपनियां अभी बहुत नहीं बढ़ रही, आईटी की कंपनियां। बैंकिंग सेक्टर इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है आपका, वो दुनिया का 4थे नंबर का लार्जेस्ट बैंक है दुनिया का, इतनी बड़ी कंपनियां हैं। और सेक्टर वाइज आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज ले सकती हैं जिन्होंने, क्योंकि इंडिया ने ग्रो करना है। इंडिया अब कहीं नहीं अभी ग्रोथ के नज़दीक, इंडिया की तो ग्रोथ अभी शुरू हुई है। अगर आपने 10-20 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट देखो, इंडिया की ग्रोथ देखो, इंडिया का पॉपुलेशन सारी गांव में अभी, वो शहरों में कितनी आई है? अभी तो बहुत थोड़ी। शहर के शहर, छोटे शहर कस्बे जो हैं शहरों में बदल जाएंगे, शहर मेट्रोपोलियन सिटीज़ में बदल जाएंगे। इतनी डेवलपमेंट अगले 20-30 साल में इंडिया की होनी है। अभी इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया की डेवलपमेंट जो है ना बहुत तेज़ी से अगले 10-20 साल में होनी है। तो नो मैटर व्हाट कौन सी गवर्नमेंट आए, मोदी जी आ जाएं या कोई और भी आ जाए, लोगों ने तरक्की करनी है। एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के बहुत पैदा हो रहे हैं। आप जैसे यंग लोग ऐसे ऐसे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने। मैं कई लोगों से, यंग बच्चों से मिला हूँ, देख के हैरान हो जाता हूँ कि उनकी कितनी विजन, उनका कितना अच्छा है। तो ये इंडिया का जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यंग पॉपुलेशन, एस्पायरेशंस उनके एम्बिशंस, ठीक है ना, उनके ड्रीम्स, वो इंडिया को और ऊपर लेके जाएं। तो स्टॉक मार्केट इंडिया की सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, कई ऐसे बैंकिंग सेक्टर, इन्होंने ग्रो करना ही करना है। तो अब इन सेक्टर्स में कोई अच्छी कंपनियां जो हैं लीडर्स, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो ये लगा दें। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप स्टडी करिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां जो हैं, जैसे कि भाई ये अंडर प्राइस्ड हैं। एक ना शेयर का होता है प्राइस, एक अंडर प्राइस होते हैं कि ओवर प्राइस होते हैं। तो अब डीप चलेगी बात, पी रेशो से कैलकुलेट होता है कि क्या शेयर इसका अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। तो अगर ओवर प्राइस्ड है, ज़रूरी नहीं कि ओवर प्राइस्ड शेयर को नहीं लेना चाहिए। ओवर प्राइस्ड इसलिए है क्योंकि उसके कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो जैसे सेम 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट एक जगह 1 करोड़ का है, वही 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दूसरी जगह वो 1.5 करोड़ का है, ठीक है। वो 1 करोड़ का, वो 1.5 करोड़ का है। क्यों 1.5 करोड़ का है? ओवर प्राइस है वैसे, क्योंकि वो सेम जगह है, सेम कमरे हैं, सेम सब कुछ है, लेकिन उसकी लोकेशन बेहतर है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हैं। उसको ओवर प्राइस मार्केट ने उसको प्राइस ज़्यादा दे रखा है। उसमें यहाँ पे आसपास अच्छे सड़कें हैं, अच्छे पार्क्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। इसीलिए कई कंपनियाँ ओवर प्राइस्ड हैं। तो ओवर प्राइस बिकॉज इसलिए कि उनकी ग्रोथ है आगे आने वाली, उनकी पी रेशो हाई होती है। तो चलो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको इतनी डिटेल में पी रेशो वगैरह के जाने में, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस देख के उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया एक नहीं होता। उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके सेक्टर किस में है, अच्छी मैनेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन वो ऐसे सेक्टर में उनकी इंडस्ट्री है, ठीक है। सपोज डिफेंस सेक्टर में है तो युद्ध नहीं हो रहे, शांति हो गई है, डिफेंस का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, बम बिक ही नहीं रहे, बंदूकें बिक ही नहीं रही,
तो फिर डिफेंस सेक्टर में कोई अच्छी मैनेजमेंट वाला भी है तो उसका शेयर नीचे जाएगा ना, उसके प्रॉफिट नहीं होंगे। तो आपको सेक्टर देखना पड़ता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। आप पिक करो कि अच्छा सेक्टर देख लो, उसमें अच्छी मैनेजमेंट देख लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कंपनी का कि कैसे कैसे वो कंपनी जो है ग्रो कर रही है, कैसे प्रॉफिट्स बना रही है, ठीक है ना। तो उसकी कोलैबोरेशंस कहाँ कहाँ हैं, ब्रांड वैल्यू उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में कर सकते हैं। छोटी कंपनी जो है ना वो बड़ी बन सकती है। अब रिलायंस है 12-14% आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिलायंस में साल में पैसा डबल नहीं हो सकता या 2 साल में डबल नहीं हो सकता। लेकिन छोटी कंपनी जो है रिसर्च करके आप लेते हो तो 10-10 गुना हो जाती हैं, साल में 10 गुना भी हो सकती है। जी, जब आपने रिसर्च बोला ना, इससे ही मेरा एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि क्या स्टॉक मार्केट में बहुत पढ़ा लिखा होना ही बहुत ज़रूरी है, कि मतलब बहुत पढ़े लिखे हो, आपको बहुत डीप अच्छे से नॉलेज है, इंग्लिश आती है, तो ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, ऐसा कोई ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। ये जो आप अगर किसी इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखो लोगों की, मैं उन्हीं के खिलाफ ये कैंपेन शुरू किया हुआ है। जो लोग ना यंग बच्चों को हैवी वर्ड्स यूज़ करके 20 डे मूविंग एवरेज, फेबोनाची ग्राफ, ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं सब कुछ देखते हो, थीटा, अल्फ़ा, इसका डेल्टा क्या है, ये सब भ्रांति है। आपको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। आप उससे, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल वैसे बताता हूँ, सिंपल समझ आएगा। एक एमडी डॉक्टर है, एमडी करके सीधा वो उसने अपना खोल लिया क्लिनिक। अच्छा, उसके पास एक मरीज आता है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है मरीज देखने का, नया है डॉक्टर, राइट। तो वो क्या करेगा, आपका सवाल पूछेगा, 10 से ज़्यादा सवाल पूछेगा, फिर आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा, लैब में भेजेगा, उसके जो रिजल्ट आएंगे कंप्यूटर में डालेगा, फिर वो उसके आपको डायग्नोस कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक आरएमपी डॉक्टर, आरएमपी समझती हैं, आरएमपी डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बीएमएस, या 60 साल का है, वो किसी छोटे कस्बे में बैठा हुआ है, उसने 14 लाख मरीज देख रखे हैं, ठीक है भाई। उसका डायग्नोस ऐसे डायग्नोस करेगा वो, उसको जरूरत नहीं है ब्लड रिपोर्ट की भी। सही बात है। उसको पेशेंट 2 लफ्ज़ बोलता है, अंदाजा मिनट में लगा लेता है वो कि भैया इसको ये बीमारी है, क्यों, उसको एक्सपीरियंस है। तो आप को ज़रूरी नहीं है कि एमडी की डिग्री चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, कुछ सर्जरी करनी है, कोई स्पेशल केसेस है, डीप डिसीज़ है, अब जुकाम बुखार, ये इसके लिए तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है एमडी की डिग्री की, ठीक है ना। आप तो केमिस्ट के पास केमिस्ट्री डॉक्टर बने हुए हैं आजकल। सही बात है। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, आपके सवाल का जवाब ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे हैवी इंग्लिश के लफ्ज़ जो है ना, उनको आप ना भी, अब मैं अपनी बात बता दूं कि मैं ये इतने टेक्निकल्स नहीं देखता, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। मैं तो उसको देख के स्टॉक को, उसका मैं ग्राफ देखता हूँ, उसका प्राइस एक्शन क्या है पिछले कुछ देर में, उसको देख के उसका ग्राफ देखना ज़रूरी होता है। कुछ ही पास परफॉर्मेंस, RSI देख लेता हूँ, उसकी पी रेशो देखता हूँ, उसके फंडामेंटल्स देखता हूँ, तो उसको देख के मेरे को तो ऐसे ही मिनट में पता चलता है भाई ये स्टॉक अब ऊपर जाना है, ये इसने नीचे जाना, एक्सपीरियंस हो जाता है। और गलत मतलब 10 में से 9 बार सही, 1 बार कोई गलत हो सकता। तो मैं तो देखता ही नहीं इतने टेक्निकल्स। ये जो टीवी के ऊपर लोग बड़े बड़े सिखा रहे हैं ना, लाख लाख रुपए का कोर्स बेच रहे हैं। सही बात है। और जो बेचते हैं, जो खरीद के आदमी, बच्चे जो खरीदते हैं, उनसे पूछो कि भैया आप कमा रहे हो, बता दो मेरे को कितने कमा रहे हैं। तो इसी चीज़ के खिलाफ मैंने एक कैंपेन शुरू किया हुआ है कि भैया कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझो स्टॉक होते क्या हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनके फंडामेंटल देखो, जुआ मत खेलो, सिंपल चीज़ें हैं ये, सिंपल। पुराने लोग, मेरे उम्र के कई लोग हैं मेरे जानने वाले इंडिया में, उन्होंने अंधाधुंध पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में, अभी भी कमा रहे हैं, विदाउट ऑल दीज टेक्निकल फैक्टर्स। ये तो पिछले 5-10 साल में आए ना टेक्निकल फैक्टर्स, ये कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। सही बात है। और किस चीज़ में हम नई, कभी हम अगर नया बिजनेस भी खोलते हैं तो कभी ना कभी उसमें कभी लाभ होता है तो कभी हानि होता है ना। तो वो एक्सपीरियंस से ही तो हम एक बड़ा बिजनेस बना लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बिजनेस की तरह अगर हम लें कि ठीक है भाई, अभी हमने शुरू किया है, इसमें थोड़ा पैसा लगाया है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने समझ से, और कुछ बड़े जो अच्छे लोग हैं जैसे आप जैसे कुछ हैं, उनसे सीख लो ना, उनकी वीडियोस इतनी पड़ी हुई हैं, उनसे थोड़ा सीख लो, है ना। बिल्कुल, एक पेशेंस रखो। एक कहावत है, स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। इम्पेशेंट पीपल का पैसा ही पेशेंट लोगों के पास जेब में आता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं डर गई थी, डिप नीचे आई मार्केट में, बेच गई, तो सियाने लोगों ने खरीदा होगा,
जो घाघ है जिनको पता है ना, उन्होंने वो डिप में खरीदा, उन्होंने उसमें पैसा बनाया। और आपने अगर 100 में ली चीज़ आपने 80 आ गया, आप डर के बेच गई, तो 80 में तो उसने खरीदा, फिर दोबारा वापस 100 चला गया, आप तो फायदा नहीं ना उठा पाई, वो उठा गया। तो यही चीज़ है, आपको पेशेंस होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, नजर एकदम हाँ नजर पैनी, इंफॉर्मेशन पूरी रखो। इट्स ए फुल फ्लेज्ड गेम। स्टॉक मार्केट पूरे फुल टाइम जॉब है अभी। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग फुल टाइम नहीं ना दे सकते, तो उनको कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं काम करना चाहिए। उनको म्यूचुअल फंड्स के जरिए, ETFs के जरिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और वो अच्छा, एक बात और है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जो भी बेच खरीद करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरा चलो टाइम है, काम है मेरा ये फुल टाइम, मेरे को मज़ा आता है। उनसे ज़्यादा अब एक स्टॉक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एनवीडिया की बात करूं, तो एनवीडिया शेयर 60 रुपये के लगभग था 2015 में, 2015 में। तो लिया बेचा 60 में लिया, 80 में बेचा, 80 में लिया, मैंने कमाया, काफ़ी कमाया इसमें। आज 2025 आ गया, अब इसका भाव $6,000 है, $6,000। तो अगर मैंने पहले दिन जो $40 में लिया था, उसके बाद बेच खरीद ना की होती, रोज़ दिहाड़ी, रोज़ बेचना खरीदना, खुश प्रॉफिट कमाया, आज 60 कमा लिया, आज इतना कमा लिया, आज इतना, खुश होता आदमी। और भैया उसकी बजाय अगर आप ले के $60 का रख देते, उन 10 साल में, 2015 से 2025 में मेरे 600 गुना पैसे हो जाते। सही बात है, 600 गुना पैसे हो सकते थे अगर। तो एक्टिव इन्वेस्टर जो है ना, एक्टिव, वो कम पैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा बनाते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल और देता हूँ, 600 इंडेक्स था जब मैंने 1988 में काम शुरू किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 600 था, आज 83,000 है। ठीक है, तो जिसने भी पैसे कहीं भी लगाए वो नुकसान में है क्या, बताओ। अभी जिसने 10 साल पहले लगा दिए, 10 साल पहले क्या था, 35,000। 20 साल पहले कितना था, मैं तो बता रहा हूँ 1988, तो लगभग 25 और 12 37 साल हो गए। 37 साल पहले जिसने 30 साल पहले लगाए, उसने 1200 इंडेक्स होगा, हो सकता है उस टाइम 1500 होगा, 18, जिसने भी जहां भी लगाए, आज 83, हर बंदे ने कमाए, नुकसान तो किसी ने भी नहीं ना डाला। तो इसका क्या है, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कोई भी नहीं गवाता। ट्रेडिंग में आधे कमाते हैं, आधे गवाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग है, उसमें 93% गवाते हैं, 7% कमाते हैं। अब आप फैसला खुद कर लीजिए, आपको क्या करना है, कहाँ कितना रिस्क लेना है। सर ये जो छोटी अभी मतलब छोटी तो नहीं बोलूँगी, बट ये जो कंपनीज आ रही हैं आजकल बहुत, कि आप यहाँ ट्रेडिंग करो, इतना पैसा लगाओ, इतना बनाओ, बेसिकली वो यंगस्टर को बहुत ही लुभा रही हैं। अभी IPL वगैरह का भी एक चल रहा था, तो उसमें लगाना चाहिए पैसा? मुझे इसका जवाब नहीं पता, आप किसकी बात कर रही हैं, मुझे नहीं। IPL अच्छा, आपने अभी ये नहीं देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अभी ना क्या चल रहा है, ये लूडो में, आप लूडो यहाँ इंडिया में बहुत चल रहा है। अच्छा, लूडो है या ये चीज़ें, इनमें मैं ध्यान ही नहीं देता, ये जुआ है। जैसे ना अपने ये जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे लूडो हो गई और ये ताश वाला जो गेम होता है वो हो गए, इन सब में पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, एक दिन में इतना कमा लेते हैं, इस तरीके से बहुत चल रहा है आजकल। हाँ मैं इस पर बताना चाहूँगा कि ये जुआ है, प्योर जुआ है। तो इसमें पढ़ो ही ना। ये जो ऑनलाइन एप्स बनी हुई हैं गैमलिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी, गैमलिंग की, इसकी तरफ देखो ही ना। बर्बाद होना है तो देखो, बर्बाद होने से बचना है तो इनकी तरफ देखो ही ना। समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये आप ध्यान रखो। तो ये बहुत सारे स्कैम्स इस तरह के आए हुए हैं। ये जो ड्रीम 11 बनाते हैं, हाँ, तो क्या है वो, प्योर गैमलिंग है। पता नहीं किस तरह से अलाउड किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। कसिनो तो खोलने नहीं देते यहाँ पे, और ये ड्रीम 11 ये भी तो कसिनो ही है ना, ऑनलाइन कसिनो है, ऑनलाइन गेम्स है, मैच फिक्सिंग, मैच में पैसे लगाते हो आप, IPL मैचेस में। अरे कभी नहीं कमा। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है मैचेस के ऊपर कि कैसे आप मैच में पैसे नहीं बना सकते। तो मैचों में पैसे लगाना, इस तरह जुए को तो छोड़ ही दो। मैं PhD हूँ जुए का, सारी ज़िंदगी मैंने जुआ खेला। बचपन से 20 साल की उम्र से मैं जुआ खेलता आ रहा हूँ। ठीक है, जुए में ही फिर मैंने कैरियर बनाया, क्योंकि कसिनो में मैंने जॉब करी, जुए की कसिनो जॉब होता है, तो वहाँ पे मैंने अपना कैरियर बनाया। फिर मैंने क्विट कर दी गैम्बलिंग लगभग 15 साल से। तो मैं हर तरह का गैम्बलिंग की मेरे अंदर तक की खबर है। गैम्बलिंग की तरफ जाओ ही ना। अगर जितने भी लोग आपके सुन रहे हैं उस तरफ जाओ ही ना। क्यों कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप कमा लोगे,
एंड ऑफ द डे अंडा ही है, एंड ऑफ द डे आपने हारना ही हारना है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है। वो किस लिए कसिनो है, किस लिए खुलता है कसिनो? सही बात है, कंपनी भी तो कमाएगी। कसिनो जो है, छोटे छोटे कसिनो, मेरा कसिनो जिसमें काम करता था 5,000 एम्प्लॉई थे, इतनी मोटी सैलरी देते थे हर बंदे को, बोनस सैलरी कहाँ से आता है? ये लोग हार रहे हैं ना। चौथे दिन ये दीवार तोड़ के नहीं बनाते, आर्किटेक्ट लगा रहता था, नई बार्स नवी बन रही हैं, नवा हर कुछ, हर बार होटल्स बन रहे हैं, कहाँ से आता है पैसा? लोग ही तो हार रहे हैं, लोग ही तो दे रहे हैं। तो मत बनो प्लेयर्स, जुआरी मत बनो, खिलाड़ी बनो। मतलब खेलने जो खिलाते हैं ना वो कमाते हैं, कसिनो वाला कमाता है, स्टॉक ब्रोकर्स कमाते हैं, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर शाम को 20-40 हज़ार रुपये कमा के जाता है कमीशन। सही बात है। वो तो आपको कहेगा वेलकम जी, आओ जी, आओ बैठो, कॉफ़ी भी पिलाएगा, ठंडा भी पिलाएगा, है ना, बिस्किट भी साथ में अच्छे से देगा। आप उसके ग्राहक को क्यों, उसको आप कमा के दे रहे हो, जितनी ट्रेडिंग ज़्यादा करोगे उसको उतनी कमीशन आएगी। स्टॉक ब्रोकर्स ने कमाना है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कमाती है, और आप नहीं कमा सकते। आप ही का पैसा उनकी तनख्वाहें देता है। जो स्टॉक ब्रोकर, किसी के पास जाओ, मेरे दोस्त हैं कि स्टॉक ब्रोकर, आलीशान बिल्डिंग्स बना रखी हैं, इतने इतने एम्प्लॉई, खूबसूरत एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास ऑफिस हैं, कहाँ से उनकी सैलरी आ रही है, कहाँ से उनका खर्चा आ रहा है? आप ही से आ रहा है। आप ही ग्राहक हो उनके, मत बनो ग्राहक। इन्वेस्ट करो, चीज लो छोड़ दो, कमीशन भी नहीं देनी पड़ती आपको। ये छोटे छोटे लोभ में फंसते जाते हैं। ये ट्रैप होता है। पहले दिन मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल कसिनो में मैं कर रहा था, एक आदमी आया हमारे वहाँ ना, 21 साल का जो हो जाता है वो कसिनो में एंटर कर सकता है। अच्छा। 21 से पहले आप कसिनो में एंट्री नहीं है, ठीक है। तो 21 साल का बर्थडे लोग ना, बच्चे वहाँ पे जब 21 साल के होते हैं तो वहाँ पे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वो शराब पीने के लिए अलाउड हो जाता है उनको। अच्छा। 21 साल के शराब पी सकते हैं अमेरिका में जो लोग हैं, तो लीगली वो ड्रिंक कर सकते हैं। तो वो पार्टी करते हैं वहाँ पे भी। आज हमें 21 का हो गया, लीगली आई एम अलाउड टू गैम्बल, एंटर इनटू अ कसिनो एंड ड्रिंक। तो एक उसके साथ एक उसका अंकल था बंदा, तो वो लड़का जो ना हार गया, $200-300 हार गया। अच्छा। तो मैं खड़ा, तो उसने उसको कहा, बुजुर्ग ने, कहता आई एम वेरी हैप्पी कि तू $200 हारा। तो मुझे जवाब तो पता था, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के को, हैं कैसे, क्या कह रहे हो आप, मैं आई लॉस्ट $200, व्हाई यू आर सेइंग दिस? तो उसने कहा कि अब आप शायद दोबारा मत खेलोगे। अगर आप आज जीत जाते 200 के, आप 2000 कर लेते, तो आप में बिलीव हो जाता कि मैं कसिनो से इतनी जल्दी ऐसे पैसे बना सकता हूँ, तो आप सारी ज़िंदगी कई करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर हार के यहाँ से निकलते। तो बेहतर है कि शुरुआत में आप हार गए। तो जो लोग डे ट्रेडिंग में पहले दिन आके 5,000 10,000 बना लेते हैं ना, उसका बुरा दिन शुरू हो गया। उस दिन कमाई ही बुरी है, कमाई होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ पहले दिन आप हार जाओ, शायद दोबारा कभी ना हो जुआ खेलने, राइट? सही बात। लेकिन अगर आप पहले दिन कमा गए तो आप में हिम्मत आ जाती है, यू बिलीव इन दिस सिस्टम कि यार आई कैन मेक मनी हियर। क्यों, देखो मैंने उस दिन बनाया था, वो आपको जो याद रहती ना कि मैंने उस दिन 50,000 कमाया था, वो आपको उसके बाद 10 लाख भी हार जाओ, लेकिन वो दिन याद रहेगा, मैंने उस दिन देखो कैसे 50,000 कमाया था, ऐसे ही कमाऊंगा अभी। फिर उस दिन दोबारा फिर वो दिन नहीं आता कभी भी। सही कहा आपने सर, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो छोटी कंपनी होती है हमारी, वो अपने स्टॉक कैसे बेचे, यानी पब्लिक को वो अपना स्टॉक कैसे दें? तो वही है ना, उसका पहले आप ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहे हो ना। हाँ। तो एग्जिस्टिंग कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस तो दिखाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो। हाँ। तो उसका बैलेंस शीट 2 साल 3 साल आप दिखाओ, उसका प्रॉफिट, जैसे पहले साल आपका इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरा इतनी सेल हुई, तीसरा इतनी हुई, उसका जब बन जाता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, फिर उसका बिजनेस प्लान बनता है। फिर प्लान लेके अंडर राइटर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अंडर राइटर होते हैं, आप इनको जानती हैं, ध्रुवेश वगैरह। ये आईपीओ में सारी आपकी प्लानिंग करते हैं कि आईपीओ कैसे निकालना है। तो वो फिर आपको गाइड करते हैं कि इस तरह से उसका पेपर वर्क होता है। आप फिर अप्लाई करते हो स्टॉक एक्सचेंजेस को, हमने ऐसे ऐसे इशू निकालना है, तो आप उनको पूरा बिजनेस प्लान देते हो, फिर लोगों के सामने वो जाता है। तो लोग उसको देखते हैं, उनको जचती है बात, तो फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं आपका। तो अंडर राइटर्स उसको अंडर राइट कर देते हैं। तो इस तरह से वो लिस्टेड हो जाती है, छोटी कंपनी हो बड़ी हो, सारी छोटी। रिलायंस भी तो छोटी से ही शुरू हुए, सारी कंपनियां छोटी से ही शुरू हुई, अब बड़ी बनी आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद फिर बढ़ती गई। तो पब्लिक से पैसा और ले से, ये नहीं कि एक बार आपने पैसा ले लिया खत्म कहानी। आप उसके बाद राइट इशू होते हैं, पब्लिक इशू दोबारा से भी निकाल सकते हैं। आपकी कंपनी, जैसे आपने 10 करोड़ की कंपनी, जैसे मैंने बताया आपको, शुरू करी आपने, उसके बाद साल 2 साल 3 साल बीते, ये कंपनी आपकी 100 करोड़ की 150 करोड़ की बन गई, आप 1000 करोड़ मार्केट से उठा लो, स्टॉक में स्टॉक बेच दो, आपको 1000 करोड़ के स्टॉक बेच दो, तो वो आपको फिर इंटरेस्ट फ्री पैसा आता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है
कि यहाँ पे पब्लिक से पैसा आपको अंधाधुंध पैसा आता है। अब रिलायंस चाहे तो आज 2 लाख करोड़ रुपए का इशू निकाले, 2 लाख करोड़ पब्लिक देने को तैयार है उसको फ्री का, बिना किसी इंटरेस्ट के 2 लाख करोड़ रुपया 1 महीने के अंदर रिलायंस को मिल सकता है, अडानी को मिल सकता है, HDFC को मिल सकता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है सारी, ITC है, जितना मर्जी पैसा मार्केट से ले लो विदाउट इंटरेस्ट। तो ये एक आपकी गुडविल बन चुकी होती है मार्केट। तो छोटी से ही शुरू होके बड़ी बनती जाती है। लेकिन आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए कि आगे हमारे ये प्लान है, हम ऐसे करेंगे, तो लोग तभी आपकी चीज़ खरीदेंगे ना। आप उनको मिले, बताएं अपनी कंपनी के बारे में। सर पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कंपनीज वो सारे तो नहीं बता देती होगी कि हाँ मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, इतना मैं पैसा बना रहा हूँ, ऐसा सारा तो नहीं बता देती होगी ना सामने से? नहीं, सब कुछ तो छुपाते होंगे वो। छुपाना क्यों है? छुपाना तो अपना बेनिफिट कैसे निकालेंगे? मैं बेसिकली ये मेरे दिमाग का खुरापात क्वेश्चन है। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने कहा शीट वो देते हैं कि मुझे ये बेनिफिट हुआ, बैलेंस शीट, पर वो पूरा बेनिफिट दिखा देंगे तो छापा पड़ने के चांसेस नहीं हो जाएंगे? नहीं, तो 1 नंबर के प्रॉफिट में कौन सा छापा पड़ेगा? प्रॉपर जितनी आपके रेवेन्यू है, जितने आपके टैक्स हैं आप दे रहे हो, तो छापा किस बात का पड़ेगा? छापा तो इलीगल पे पड़ता है ना, अगर आप छिपाते हो। दूसरी बात आपने कहा छिपा लेगा, छिपाने वाले के ऊपर तो छापा पड़ सकता है कि आपके प्रॉफिट तो है 10 करोड़, दिखाए आपने 3 करोड़ हैं, 7 करोड़ कहाँ गए, वो छापा पड़ेगा। अगर 10 करोड़ के प्रॉफिट आप 10 ही दिखा रहे हो तो फिर किस बात का छापा? हाँ ये ठीक है, बट कंपनी छुपाती तो है ना। ऐसा नहीं होता। मतलब देखो, जो लिस्टेड कंपनी है ना, पब्लिक लिस्टेड, रिलायंस हो गई या बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करती हो आपका 1 पैसे की भी इधर उधर हेरा फेरी नहीं कर सकती ये कंपनियां। ना करनी चाहिए, ना करती हैं, किसी ज़माने में करती होंगी। अब उनको ज़रूरत क्या है, किस बात के लिए करें वो? 2 नंबर का प्रॉफिट क्यों बनाएं? वो तो ब्लैक मनी हो गई, उसको ज़रूरत क्या है आपको? आप उसकी फिर प्रॉफिट नहीं दिखाओ। अगर आपकी कंपनी है, जैसे आपने कंपनी लगा ली, 10 करोड़ वाली कंपनी की बात करते हैं, आपका 3 करोड़ रुपये साल का प्रॉफिट हुआ, आपने इधर उधर गड़बड़ करके 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो आपका स्टॉक प्राइस तो गिरेगा ना शेयर का। आपका 16 का शेयर है सपोज 10 वाला, जो तो 12 रह जाएगा, क्योंकि इनके तो यार 1 करोड़ के प्रॉफिट है। अगर आप 3 करोड़ के प्रॉफिट दिखाती हो तो आपका जो स्टॉक प्राइस है 30 रुपये चला गया, तो आपके पास 60% शेयर है ना उस कंपनी के, आपकी तो वैल्यू वहाँ बढ़ गई। कोई बेनिफिट नहीं है आपको कम दिखा, लोग तो ज़्यादा दिखाते हैं प्रॉफिट। अब सत्यम कंप्यूटर एक कंपनी थी, उसका घोटाला हुआ था, अगर आपको पता हो, कुछ साल पहले सत्यम कंप्यूटर कंपनी थी, बहुत मतलब 10 रुपये का शेयर 7,000 तक चला गया था। तो वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती थी, है ही नहीं थे प्रॉफिट उनके, लेकिन वो दिखाती थी कि हमारे ये प्रॉफिट, झूठे करके प्रॉफिट दिखाती थी, फ्रॉड थी, वो पकड़ी गई। तो उसका शेयर 7,000 रुपये का हो गया उसका शेयर। उसकी कंपनी के जो जिनके पास शेयर थे, कंपनी के मालिक के पास भी तो शेयर होते हैं ना आपके अपनी। आप जो कह रहे हो कि प्रॉफिट हम ना दिखाएं, आप 60% के तो खुद उसके हिस्सेदार हो, कोई 70% का हिस्सेदार है, कोई 80% का हिस्सेदार है। आपकी अपनी कंपनी है, 80% आपके पास इक्विटी है, उसकी शेयर होल्डिंग है। तो आप प्रॉफिट दिखाओगे तो आपके शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आपकी वैल्यू 80% की बढ़ेगी ना। तो आप कम दिखाओगे तो आपको नुकसान है, आपका शेयर गिर जाएगा, आपकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये जो है ना, ये चीज़ें नहीं चलती ना, पहले कभी चलती होंगी, अब नहीं ऐसा कोई भी करता, ना कारण है कोई उनको ऐसा करने का। हाँ, पर एक चीज़ और है, आपने जो लाइन बोली कि मार्केट में रहने के लिए वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर ऐसी कंपनीज को हम कैसे वेरीफाई, मतलब कैसे जज करें या कैसे देख लें और समझ जाए कि हाँ भाई ये सिर्फ दिखा ही रहा है, इसके पीछे का सच नहीं है कुछ भी, तो इसमें पैसा ना ही लगाओ? हाँ, ये आपको उसकी मैनेजमेंट के ऊपर पहले देखना पड़ेगा, अभी कौन है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये वैसे 100,000 में से एक आधी कंपनी होती है ऐसा जो फ्रॉड करती हैं। अदरवाइज़ तो कंपनियों को ना बड़ा स्ट्रिक्ट, उनके ऊपर भी तो स्टॉक एक्सचेंज का रूल लगा होता है कि उनको ये उनको ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिट करते हैं उनकी कंपनियों को। इतना आसान नहीं है ये कि गड़बड़ कर देना। ठीक है, कोई इधर उधर 2-4-5 लाख रुपए इधर उधर हो गए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। उनकी पूरी ऑडिशन होती है, फिर उसकी कंपनी की तबाह हो गई वो कंपनी। एक बार उसका फ्रॉड पता लग गया तो जो कंपनी का सपोज मैनेजर है मुकेश अंबानी है, अगर वो सोचे कि मैं ऐसे ऐसे कर दूं, वो भैया मुकेश अंबानी का साम्राज्य इतने सालों से जो बना हुआ है, हज़ारों लाखों करोड़ का साम्राज्य, वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी को ट्रस्ट नहीं रहेगा उस पर। ऐसा हमने देखा तो है ना कि बहुत लोग घोटाला करके भाग जाते हैं फिर इंडिया से। एग्जाम्पल दो, कौन? ये अभी क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी है, किंगफिशर वाले। हाँ, तो घोटाला आपको किसने कहा घोटाला किया? कहाँ उसका घोटाला प्रूव हुआ किसी कोर्ट में? नहीं, अभी तक प्रूव
तो नहीं हुआ, बट उनका बिजनेस लॉस है। नहीं, बिजनेस लॉस तो है, पर ये भी तो बोला जाता है कि गवर्नमेंट का बहुत पैसा ले रखा है उन्होंने, ऐसा बोला तो जाता है। चलो वो एक लंबी डिस्कशन है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है ना किसी कंपनी में, आप अगर एक कंपनी लगाती हैं, कोई भी कंपनी लगा लो, अपने एयरलाइंस का काम था उसका, उसकी जो दूसरी ड्रिंक्स वाली शराब वाली कंपनी थी उसका तो अभी भी प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट में है, लेकिन उसकी जो किंगफिशर एयरलाइन थी उसमें बिजनेस लॉस हुआ। थोड़ा सा उनका पीआर का गड़बड़ था कि उन्होंने जब कंपनियों को सैलरी नहीं दे रही थी, कंपनी उनकी 2 कंपनियां, जैसे आपकी 2 कंपनियां, एक कंपनी बिल्कुल लॉस में है, उसके एम्प्लॉइज़ की सैलरी नहीं दी जा रही, दूसरी कंपनी है वो प्रॉफिट में है, तो लोग इंडिया में ये समझते हैं कि वो उसका प्रॉफिट उसको दे दे। ऐसा नहीं हो सकता, वो कंपनी दूसरी है, उसकी यूनाइटेड एयरलाइन जो यूनाइटेड ब्रीवीज थी वो प्रॉफिट बना रही थी, उसके अपने पास पैसा था, उससे आता था उसको पैसा, तो वो उसने गोवा में एक पार्टी दे दी, अच्छी लग्जरियस पार्टी दे दी, तो बस लोगों की नज़र में आ गया कि किंगफिशर के एम्प्लॉइज़ को तो सैलरी नहीं मिल रही, वो तो कंपनी बंद हो गई, तो वो अपनी अय्याशी कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से वो बदनाम हुआ। अदरवाइज देखो सुनो, अब दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि आप का बिजनेस है, आपका लॉस हो गया तो आपके पर्सनल जो गोल्ड है, ज्वेलरी है आपकी, जो वो थोड़ी ही कोई छीन लेगा आपसे, वो तो आपकी पर्सनल है ना। तो कंपनी का लॉस हुआ, कंपनी में आपने बिजनेस किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बंद हो गई कंपनी, उसमें आप यू ट्राइड योर बेस्ट। कंपनियां फेल नहीं होती, काम बिजनेस आप करते हो, बिजनेस फेल होते हैं, जेन्युइनली बिजनेस आप करते हो, आपने ईमानदारी से मेहनत करके काम किया, फेल हो गया, नहीं चला, तो क्या हुआ? फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि आपको फ्रॉड करके कंपनी को बंद करना था, लोगों का पैसा, जैसे आपको बताया 10 करोड़ की कंपनी आपने लगाई, आपके पास 6 करोड़ है, आपका इरादा ही हो कि 4 करोड़ रुपये पब्लिक से लेना है और बस अपनी जेब में डाल लेना, वो फ्रॉड है, ठीक है ना। अदरवाइज आप उनसे 4 करोड़ लेती हो, आप काम करते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपका बिजनेस सपोज फेल हो जाता है, ठीक है, तो 4 उनका गया, 6 आपका भी तो गया, आपकी रेपुटेशन भी गई, तो जेन्युइनली आपका बिजनेस फेल हुआ, तो उसमें कोई आप क्रिमिनल थोड़ी बन गए। इंडिया में जो है ना फाइनेंशियल, अब कई और लोग हैं, मैं नाम क्या लूँ उनका, तो वो फाइनेंशियली जब डाउन हुए उनको क्रिमिनल बना दिया। ऐसा नहीं होता दुनिया पूरी में, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना वहाँ ऐसा नहीं होता। अमेरिका में कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस आपका फेल हो जाता है तो यू स्टिल लिव अ गुड लाइफ, कि भैया बिजनेस फेल हो गया, मैंने किया, फेल हो गया। उसकी किंगफिशर एयरलाइन को फेल करने में गवर्नमेंट का भी तो हाथ था, उसको कहा था भैया आपने बंद नहीं करो, कहता था मैं बंद करता हूँ ये एयरलाइन, ये बंद करता हूँ, ये रूट ये बंद करता हूँ, उनको कहा नहीं चालू रखने हैं। जैसे बैंक है, आप एक एग्जांपल देता हूँ, अब बैंक सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वो, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप गरीबों को ऐसे ऐसे लोन दो, किसानों को लोन दो, बिना सिक्योरिटी के लोन दे दो, राइट, तो फिर कल को बैंक लॉस में आता है तो फिर बैंक का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? क्यों गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया, अकाउंट खोलो, मिनिमम बैलेंस कोई नहीं रखना। HDFC 10,000 रुपये रखता है, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आपका, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 रुपये बैलेंस रखो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट वाले को क्या कमाएगा वहाँ से? सही बात है। तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो अगर लॉस करते हैं तो उनमें उनका बैंक का दोष भी नहीं होता, हालातों का चक्कर होता है। तो इसलिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो जाए, कोई बैंक फेल हो जाए, कोई इंडिविजुअल बिजनेस में लॉस हो जाए तो क्रिमिनल नहीं होता वो एक बिजनेसमैन होता है, उसने काम किया है, फेल हो गया। कहीं बिजनेस फेल होते हैं तो उसको फ्रॉड से ही नहीं कनेक्ट करते, ज़रूरी नहीं कि फ्रॉड की वजह से फेल हुआ हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दुनिया पूरी में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा होता है जैसे बाप ने किया कुछ गड़बड़ तो उसके बेटे को उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये कहाँ का कानून है? दुनिया पूरी में ऐसा नहीं है। ये टॉपिक दूसरा है, चलो हम इस पर कभी फिर बात करेंगे, मौका मिला तो। हाँ जी, कभी और ज़रूर बात करेंगे सर इस पर। सर एक चीज़ और है कि हमने जैसे स्टॉक मार्केट में लगाया, वहाँ से पैसा कमाया, और जब हमने कमाया तो उसको हमने निकाला, तो जब हम उस पैसे को निकालते हैं और वो ज़्यादा संख्या में होती है तो भी छापा लगने के चांसेस छापा नहीं, आप टैक्स देते हो ना, अब 2 नंबर का है ही नहीं। सुनो, आजकल वो चीज़ें खत्म, कोई भी 2 नंबर में आप लगा ही नहीं सकते। कोई स्टॉक आप लेते हो, शेयर खरीदते हो, तो आपके डीमैट अकाउंट होता है, डिजिटल अकाउंट है, उसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होता है कि ये आपने खरीदा पैसे से। उसमें जब बेचा आपने, वो भी उनको पता है, इतने का खरीदा था, इतने का बेचा, 10,000 का खरीदा, 20 का बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, उसमें तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। वो टैक्स दोगे तो छापे किस बात के? छापे मतलब 2 नंबर की चीज़ों में। मेरा क्वेश्चन यही था कि उसको टैक्स देना ही पड़ेगा ना? देना ही पड़ेगा, टैक्स के बगैर आप अब चल नहीं सकते। टैक्स तो 100%, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिना गवर्नमेंट की नज़र से बगैर कर ही नहीं सकते। सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल है, बैंक से पैसा आना है, बैंक से जाना है, तो आपका जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को पता है।
हमारे जैसे यहाँ पे जैसे मेरा ब्रोकर है जहाँ पे मैं चार्ल्स श्वैब के साथ काम करता हूँ, साल के बाद उनकी स्टेटमेंट आती है कि भैया ये आपको इतना $1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वही एक स्टेटमेंट IRS को, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, वहाँ पे जो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको IRS कहते हैं अमेरिका में, तो IRS के पास सारा रिकॉर्ड वहाँ पे जाता है। तो मैं जब रिटर्न फाइल करता हूँ अपनी, तो मैं उससे हिल ही नहीं सकता, 1 सेंट भी, 1 पैसा भी इधर से उधर नहीं कर सकता, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन उनके डिजिटली है, ठीक है ना, ऑनलाइन है। तो वहाँ पे तो किसी तरह का, यहाँ भी ऐसा ही है, अब कोई फ्रॉड का कोई मसला ही नहीं है। सर आपके साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे आज स्टॉक मार्केट के बारे में सच बताऊँ तो समझ में आया कि क्या है, होता है, कैसे काम करना है। आई नो कि आप जिस पे और अच्छा बोल सकते थे, डीप जा सकते थे, वो चीज़ नहीं हो पाई इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने ही उतने डीप क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा। पर सर जो आपने ये बातें बताई हैं ना, ये बहुत ज़रूरी थी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और अभी स्टॉक मार्केट इतनी वास्ट है, तो बहुत से टॉपिक्स हमने अभी टच ही नहीं किए, तो लेकिन जितना हमारे पास वक्त था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे सवाल आपने पूछे, और बहुत अच्छे से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कभी फिर मौका मिला तो हम फिर बाकी बातों की तरफ जाएंगे। सर मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूवर्स को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ईजिली चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपने, इतनी ईजी बना के, तो उनको समझ में भी आएगा जी। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे टाइम दिया। और ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, बातें करनी है, आपके कुछ स्पेशली क्वेश्चंस हैं कि मुझे ये चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, ताकि मैं सर के साथ दोबारा बैठ सकूँ और दोबारा वीडियो बना सकूँ। और मुझे भी, आप जब कमेंट करोगे तो मुझे भी सर से सीखने को और मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज ही सर ने मुझे एडवाइस किया कि बोलना होता है ये तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।